हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में 50 प्रश्न हल कर लिए थे बिहार स्टेट के लिए, और अब आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग हल करेंगे। यदि आपने मेरी वीडियोज इसके पहले वाली नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। बाकी हम लोग बिहार स्टेट पर और भी बहुत सारी प्रश्नोत्तरी किए हैं, तो उसको भी यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आइए हम लोग आज की प्रश्नोत्तरी के आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा 51 नंबर प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्ण तत्पुरुष समास का विकल्प है। भयाकुल, भय में आकुल, भय को आकुल, भय का आकुल, भय से आकुल। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि आपका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि 51 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भय से आकुल। देखिए, कर्ण तत्पुरुष पूछा है तो कारक का जो चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो भय से आकुल मतलब भय से आकुल, तो इसलिए यहाँ पे आपका कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आगे 52 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। रातों रात, कपड़छन, सेनापति, ठकुर सुहाती। 52 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए, आपका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रातों रात, यानी कि रात ही रात में। जैसे दिनों दिन, रातों रात, ऐसे जब शब्द आए हैं तो आपका वहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा। तो इसलिए 52 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग 53 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। और देखिए आपके सामने ऑप्शन है पा प्लस वन, पो प्लस वन, पौ प्लस अन, प प्लस वन। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, पौ प्लस अन, पावन। अगला प्रश्न 54 नंबर, रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। रीत्यानुसार, रीति अनुसार, रीतोनुसार, रीत्य अनुसार। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 54 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि आपका सही उत्तर जो हो जाएगा रीत्य अनुसार, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आ की मात्रा हट जाएगी, रीत्य अनुसार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। आपके सामने देखिए ऑप्शन दिया गया है सुरेश सुर प्लसीस, रमेश रमा प्लसीस, महेश महा प्लसीस, नागेश नाग प्लसीस। 55 नंबर का आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, निगेटिव प्रश्न जब भी पूछता है तो आपको निगेटिव ऑप्शन देख करके ही चलना पड़ेगा। तो जैसा कि 55 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये गलत है, क्योंकि रमेश का रमा प्लस ईस होता है, राम प्लस ईस नहीं होता है। ठीक है, रमेश का रमा प्लस ईस, ठीक है, ईस बराबर रमेश। यहाँ पे आपका गुण संधि हो जाएगा। मान लीजिए अगर रमेश में कभी पूछ देता है जैसे एग्जाम में कि कौन सी संधि है, तो आपको बताना है कि इसमें गुण संधि है। ये सब और बाकी ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो ये सब देख लीजिए। अगला प्रश्न 56 नंबर, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनना है। जगन्नाथ, जग प्लस नाथ, जगन्नाथ प्लस थ, जगन प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। 56 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि 56 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है कि व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। भानु प्लस उदय, भानुदय, भानुदय, भानदय, भानोदय। सही उत्तर का आप चयन करें कि इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो 57 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा भानुदय। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अयाद संधि का उदाहरण नहीं है, आपको निगेटिव बताना है। नायक, नायिका, नाविक, वागीश। 58 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा वागीश। वागीश में अयाद संधि नहीं है, क्योंकि वागीश का जो विच्छेद होता है वाक प्लस ईस, तो वाक क हो गया, तो इसलिए इसमें व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 59। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। आपको बताना है कि इनमें से किसका सही अनुक्रम है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि वसंतिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित और इंदवज्रा में कितने कितने वर्ण होते हैं और सबसे कम वर्ण किसमें है, तो इस क्रम में आपको लगाना है। तो 59 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो इंदवज्रा होता है, इंदवज्रा में 11 वर्ण होते हैं। वसंतिलका में आपके 14 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं और शार्दूल विक्रीडित इसमें आपके 19 वर्ण होते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्रम सही हो जाएगा। तो आप लोग ये भी कोशिश करिए कि जो वाणिक छंद हैं उसमें किस छंद में कितनी कितनी मात्राएं हैं वो थोड़ा ध्यान रहे, ताकि क्रम अगर लगाने के लिए पूछ दिया जाए क्वेश्चन तो आप गलत ना करें। अगला प्रश्न, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है। 3, 2, 4, 5। जो मात्रिक छंदों में हम लोग मात्रा की गणना करते हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ। दीर्घ के लिए यश टाइप में बनाते हैं और ह्रस्व के लिए एक एस है। ठीक है, अगला प्रश्न 61 नंबर, अवधि का निजी छंद है बरवय, कवित्त, रोला, छप्पय। 61 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो जैसा कि अवधि का जो निजी छंद है वो बरवे छंद है, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और जो बरवे छंद है वो अर्धसमात्रिक छंद है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। अब आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती है, विद्या सदैव रहने वाला धन होता है, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। 62 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए, तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये इसमें त्रुटि है, त्रुटि पूछा भी है, सदैव नहीं होगा, सदैव होगा। ठीक है, और सभी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 63। देखिए, यदि हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप लोग 2x स्पीड पर करके देखिए, आपको बहुत बेटर फील होगा। प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया,
वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। अब इसमें से आप लोग अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो आपका देखिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यही इसमें गलत है। आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये नहीं होगा। सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, क्योंकि सभा जब होती है तो आम ही लोगों की होती है। तो सभाएं की गई हैं तो ये साधारण सी बात है कि सामान्य लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो इसलिए ये अशुद्ध है, आम सभा नहीं होगी। बाकी और सभी शुद्ध वाक्य हैं। अगला प्रश्न है कि अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? सामर्थ्य सूचक, निश्चयार्थ, बाध्यता सूचक, इच्छार्थक। अब इसमें 64 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सामर्थ्य सूचक। अब आप चल सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 65 नंबर कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, किस प्रकार का वाक्य है? 65 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, इच्छावाचक वाक्य है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अगला प्रश्न 66 नंबर, शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन करिए। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। 66 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इसमें संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। अगला प्रश्न 67 नंबर कि हास्य रस में कुल कितने भेद हैं? 6, 4, 5, 3। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, हास्य रस में आपके 6 भेद हैं। और ये जो 6 भेद हैं उसमें स्मित, विहसित, अपहसित, हसित, अवहसित, अतिहसित, इस तरह से 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 68 नंबर, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। आपको द्वंद्व समास बताना है। आपके सामने ऑप्शन है शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पोड़े। तो आप लोग तो देख के ही बता देंगे कि पाप पोड़े में द्वंद्व समास है, क्योंकि पाप और पोड़े। ठीक है, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वह समास जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं कौन सा समास? बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। बताइए आप लोग कि किस में विशेषण और विशेष्य आता है, किस समास में? 69 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास, डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 70 नंबर कि तत्पुरुष समास में तत्पुरुष शब्द का शब्दार्थ क्या होगा? मेरा पुरुष, उसका पुरुष, जिसका पुरुष, किसका पुरुष। 70 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। बढ़िया प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उसका पुरुष। ठीक है। अगला प्रश्न 71 नंबर, अभिषेक में संधि बताइए। गुण संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो 71 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अभि प्लस सेक बराबर अभिषेक। इसमें आपका
100 के नियम के हिसाब से व्यंजन संधि हो जाएगा। अत्युक्ति शब्द में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो जैसा कि अत्युक्ति में आपका यण संधि हो जाएगी। वैसे भी जिन शब्दों में आधा अक्षर दिख जाता है ज़्यादातर यणे संधि होती है। ये हल्का फुल्का नियम है। नियम क्या कहेंगे, एक ट्रिक है। जैसे अगर आधा अक्षर वाले शब्द दिख जाए तो उसमें ज़्यादातर यण संधि ट्रिक कर सकते हैं जब आपको नहीं आ रहा हो पेपर में। अगला प्रश्न 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? आपके सामने ऑप्शन है नमस्कार, जगदीश, भानुदय, दुर्लभ। 73 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वर संधि। भानुदय में जो है वो स्वर संधि है। भानु प्लस उदय। अगला प्रश्न, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। 74 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका 74 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुण स्वर संधि। ठीक है, इसमें अ या आ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि, देवर्षि, इस तरह से। अगला प्रश्न 75 नंबर, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। शास्त्री, व्याकरणविद, वैयाकरण, इनमें से कोई नहीं। 75 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। तो 75 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर, जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वहीं विलाप से आशय है रो रो कर अपना दुख कहते जाना, आवाज़ के साथ रोना, जोर जोर से रोना, हाथ पटक पटक कर रोना। 76 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रो रो के अपना दुख कहते जाना, ये विलाप हो जाता है। अब प्रलाप होता है कि दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना। तो प्रलाप को भी याद किए रहिए कि प्रलाप क्या होता है, विलाप क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, वहाँ पे पूछ देगा कि रो रो के अपना दुख कहते जाना ये विलाप है, तो प्रलाप क्या है, कुछ भी तो पूछा जा सकता है। तो चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। अगला प्रश्न 77 नंबर, भुजंग शब्द का अर्थ है गज, सुअर, भुजाएं, सांप। तो भुजंग तो हम लोग सभी लोग जानते ही हैं कि भुजंग जो होता है वो सांप होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर, कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, तमिल। तो 78 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी को। हिंदी को हमारा राजभाषा माना गया है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्राविधान है और जो 343 अनुच्छेद है उसमें हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, इसका वर्णन और जिक्र किया गया है। ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए आपको। अगला प्रश्न है कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? आधे, 1/3, 3/4, 2/3। 79 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3। संक्षेपण जो है पूरे लेख का 1/3 भाग लिखना चाहिए। ठीक है,
आइए हम 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें एक राज्य हिंदी भाषी है, बताना है आपको। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। तो गुजरात गुजराती हो गया, पंजाब पंजाबी, महाराष्ट्र महाराष्ट्री। आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो 80 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। चीनांगसुक शब्द का अर्थ है तंतु, रेणु, रेशम, चीनी मिट्टी। 81 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जो रेशम होती है उसको ही चीनांगसुक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बयासी नंबर की टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है अनुशंसा पत्र, प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र, परिचय पत्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रशंसा पत्र। इसी को टेस्टिमोनियल कहा जाता है। अगला प्रश्न 83 नंबर, अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार। तो 83 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक संचारी भाव। इसी को अमर्ष कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, गलत वाक्य, भाववाच्य। 84 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो 84 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलत वाक्य। ये देखिए तुलसीदास की पंक्ति है कि सीता स्त्रीलिंग के साथ बोला, जो क्रिया है वो असंगत है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? शीला से पढ़ा नहीं जाता, शीला से हंसा नहीं जाता, शीला से चला नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। कर्मवाच्य बताना है, ठीक है। 85 नंबर का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शीला से पढ़ा नहीं जाता। ये कर्मवाच्य है, क्योंकि इसमें जो है वो सकर्मक क्रिया है, और जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं वो कर्मवाच्य में प्रयुक्त होती हैं, और बाकी ये सभी जो क्रियाएं हैं ये भाववाच्य में प्रयोग होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता है? निगेटिव प्रश्न है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। बिना से चला नहीं जाता, रोशनी फल नहीं बेचती, मैं अब काम नहीं करता, राम कपड़े सिलता है। निगेटिव प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, किसमें कर्मवाच्य नहीं है। 86 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बिना से चला नहीं जाता, ठीक है। अगला प्रश्न है 87 नंबर, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, दृष्टांत। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इसमें विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न 88 नंबर, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहा में कौन सा अलंकार है? उपमा, विरोधाभास, दृष्टांत, रूपक। 88 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। जहाँ पे विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89, नित्य प्रति पुण्योय रहें आनंद ओप उजास में अलंकार है।
उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, अतिशयोक्ति। 89 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। 89 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 90 नंबर। निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले। जब मानो आ गया तो आप तो आंख मूंद के बता सकते हैं। उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। 90 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानो मानो, जन जानो जानो। अगला प्रश्न, प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें, इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन है यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। सही उत्तर आपका क्या होगा? तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। 91 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 92 नंबर। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। 92 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो 92 का आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। अब हम आगे बढ़ते हैं 93 नंबर। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, विप्सा अलंकार, उपमा अलंकार। 93 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। सी सा सी समीप ऐसे चीज़ें जब आती हैं तो वहाँ पे कौन अलंकार रहता है जानते ही हैं। पुनरुक्ति, अनुप्रास, उपमा, श्लेष। सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि 94 का आपका सी सही हो जाएगा उपमा अलंकार है। अगला है 95 नंबर। सो शिवधनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? विभावना, वक्रोक्ति, अर्थांतरन्यास, उपमा। 95 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है। क 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 क। अब बताना है कि इसमें काव्य में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। 96 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौवड़ की आवृत्ति बार बार हुई। अगला प्रश्न है 97 नंबर। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, अलंकार। 97 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्थालंकार, क्योंकि अर्थालंकार के उपमा अलंकार उसके भेद है। अगला प्रश्न 98 नंबर। यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए आप लोग। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाव विशुद्धता आती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सही नहीं है। 98 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ये
सही नहीं है, बाकी और सब चीज़ें सही है। और उस तरह से इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, ये अशुद्ध लग रहा है, क्योंकि अलंकारों के बिना भी तो काव्य रचनाएं की ही जा रही हैं। ठीक है, इस समय जितने रचनाएं हो रही हैं काव्यों की, वो तो अलंकारों के बिना ही हो रहे हैं। आप लोग बी ऑप्शन लगाइए, इसको रहने दीजिए, एक नहीं, ये सही है, ये वाला सही नहीं, क्योंकि ये रचना संभव है, बिना अलंकार के भी रचना हो रही है, काव्य की रचना की जा रही है। अगला प्रश्न 99 नंबर, संक्षेपण में किसका पूरा ध्यान रखना चाहिए? तारतम्यता और क्रमबद्धता, तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता, तारतम्यता और उपलब्धता, तन्मयता और श्रृंखलाबद्धता। 99 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता। ठीक है, आज का ये अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संक्षेपण का नियम नहीं है? सर्वप्रथम मूल गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका भावार्थ समझना, मूल गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को रेखांकित कर लेना चाहिए, आवश्यक और प्रमुख विचारों का चयन करने के बाद उन्हें अपनी भाषा में लिखनी चाहिए, संक्षेपण में भाषा शैली प्रथम पुरुष में होनी चाहिए। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि इनमें से कौन नहीं है संक्षेपण का नियम। तो जैसा कि 100 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, संक्षेपण में भाषा शैली प्रथम पुरुष में होनी चाहिए, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, ये हमेशा उत्तम पुरुष में होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। बाय।